तो इसको मैं जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो जो सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में बनने से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनको हम देखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान बनने से पहले जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी तरफ से जो जो स्टेप्स लिए गए थे हम उसको देखेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद जो पॉलिसीज वगैरह आती रही वक्तन फक्तन, तो उनका हम मुताला करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट 1835, फिर वुड डिस्पैच 1854, विलियम हंटर कमीशन 1882 और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है 1917। तो पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। चार्टर का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट, वादा, और एक्ट होता है वो ऐसा कानून जिसको पार्लियामेंट अप्रूव करती है। तो चार्टर एक्ट जो है ये एक तरह से एक मुआहदा था ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके दरमियान। ठीक है। इसमें यह था कि इसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का पाबंद बनाया था कि वो बड़े सगीर के लोगों के लिए 1 लाख रुपए जो है वो उनकी खर्च करेगी एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। ये चार्टर एक्ट जो है ये कोई पहला एक्ट नहीं था 1813 वाला, इससे पहले भी चार्टर एक्ट थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब से उसने ये सब कॉन्टिनेंट में आके अपना काम शुरू किया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक एग्रीमेंट उनका वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ से एक उनका पास होता था, चार्टर पास होता था। हर 20 साल के बाद उसको रिन्यू करते थे। ठीक है। इससे पहले जो आया था वो आया था 1793 में। ठीक है। 1793 के बाद ये 1813 में चार्टर एक्ट आया। फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसको रिन्यू किया गया 1833 में जाके। ठीक है। तो हम जो है वो सिर्फ ये 1813 का चार्टर एक्ट ही क्यों हमेशा डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसकी वजह यही है कि ये वो पहला एक्ट था जिसमें एजुकेशन का जिक्र किया गया था। ठीक है। इससे जो पिछले एक्ट थे उनमें एजुकेशन वगैरह का जिक्र जो है वो नहीं था। तो पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का पाबंद बनाया था कि वो यहाँ के लोगों की तालीम और तरबियत पर 1 लाख रुपए जो है वो सालाना खर्च करेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर है मैकाले रिपोर्ट। मैकाले वाज द लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ वायसराय। ठीक है। ये वायसराय की लॉ काउंसिल का एक लॉ मेंबर था जो कि 1834 में ये इंडिया में आया, मैकाले। उसके बाद लॉर्ड बेंटिक ने इसको चेयरमैन ऑफ जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये नामजद किया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है मैकाले ने 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ये सोबिया गफूर का सर मैसेज। अगेन प्लीज ये कॉलर रिपोर्ट दोबारा से बताइएगा प्लीज। अच्छा, आवाज सारे स्टूडेंट्स की तरफ आ रही है? यस जी सर, सर आ रही है। आ रही है। ठीक है। अगर किसी एक स्टूडेंट की तरफ से डिस्टर्शन होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके नेट में कोई इशू है। अगर मेरी तरफ नेट का इशू होगा तो फिर वो किसी की तरफ भी आवाज नहीं जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आप इसको F5 से स्लाइड शो कर लें तो हमें इजीली जरा अच्छा नजर आएगा। ठीक है। स्लाइड फाइल कर वो लेते। छोटी नजर आ रही होती। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये कहा कि जो मैकाले जो था वो वायसराय की काउंसिल का लॉ मेंबर था। ठीक है। वो 1834 में यहाँ पे आया सब कॉन्टिनेंट में, और उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड बेंटिक, उन्होंने उसको चेयरमैन ऑफ जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन नामजद किया। तो 1835 के अंदर मैकाले ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की।
इस रिपोर्ट के कुछ जो 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपके साथ डिस्कस करने हैं मैंने। पहला तो ये था कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैकाले ने ये कहा कि इंग्लिश जो है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, बच्चों को जो तालीम है वो इंग्लिश में दी जाए। ठीक है, असल में मैकाले ने ये कहा था कि जो मैकाले ये समझता था कि अगर उसने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा भी कि अगर सब कॉन्टिनेंट की सारी बुक्स इकट्ठी कर ली जाएं, सारा लिटरेचर इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो हमारी किसी यूनिवर्सिटी की एक जो शेल्फ है उसके बराबर भी वो नॉलेज नहीं बनता। ठीक है, वो समझता था कि हम तालीम के मैदान में इन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि ये हमें फॉलो करें, जिस तरह का हमारा लिटरेचर है उसको ये स्टडी करें, उसको पढ़ें, ताकि इनको भी पता चले कि लिटरेचर किस तरह का होता है। तो मैकाले ये चाहता था कि इनको इंग्लिश सिखाई जाए। ठीक है, उसके अलावा मैकाले ने ये कहा कि जो हम इन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो इसका बुनियादी मकसद जो है वो क्लर्क पैदा करना, ऐसे लोग पैदा करना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो दफ्तरी अमूर होते हैं या उनका रोज़मर्रा के मामलात में मकामी लोगों के साथ जो डील करना पड़ता है, तो इतना है कि वो पढ़ लिख जाएं कि वो हमारे वो काम आ सकें। ठीक है, एक क्लर्क पैदा करना जो है वो एजुकेशन का मकसद था मैकाले के नज़दीक। उसके बाद इसने जो एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका मतलब ये था, इसने कहा था कि अगर हम जो अपर सोसाइटी होती है उसको इंग्लिश नॉलेज या इंग्लिश सकाफत वो सब कुछ सिखा देंगे, तो वो आस्ता आस्ता जो नीचे वाली सोसाइटी है, जो लोअर मिडल या मिडिल क्लास होगी, अगर हम सिर्फ अपर क्लास को ये सारा कुछ सिखा दें, ठीक है, इंग्लिश कल्चर सिखा दें उनको, तो वो इंग्लिश कल्चर जो है वो नीचे लोअर मिडल या मिडिल और लोअर जो है सोसाइटी है वहाँ तक वो पेनिट्रेट कर जाएगा, नीचे वाली सोसाइटी तक भी उसका असर चला जाएगा। मतलब उनको उसका ये था कि हम सिर्फ जो अपर क्लास है उसको इंग्लिश तहजीब और तमद्दन जो है वो थोड़ा सिखा दें, ताकि बाकी लोग जो है उनको देखा देखी वो खुद ब खुद वो चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक है, और ये मैकाले रिपोर्ट के बाद 1845 में इंग्लिश को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था इंडिया की। उसके बाद है वुड डिस्पैच। इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, केम इन इंडिया, कंसल्टेड लॉर्ड डलहौसी, वेंट बैक एंड डिस्पैच्ड हिज रिकमेंडेशंस। ठीक है, कि चार्ल्स वुड जो है वो इंडिया में आया, उसने इंडिया में आकर जो उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, उनके साथ मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद इसने वापस जाकर बरतानिया में जाके वहाँ से जो अपनी रिकमेंडेशन है उनको डिस्पैच किया था, बाई डाक जो है वो सेंड की थी, इसलिए इसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो रिकमेंडेशन थी वुड्स की, उसके अकॉर्डिंग डीपीआई ऑफिस डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वर सेट अप इन 1860। इसने पब्लिक जो डायरेक्टोरेट है वो बनाने की बात की थी, डीपीआई ऑफिस कैम करने की बात की थी, तो उसके हवाले से जो पहला डायरेक्टोरेट बना था वो 1862 में होना था यहाँ पे। क्या 1962 लिखा गया, तो पहला डीपीआई ऑफिस जो है वो कैम किया गया था। इसके अलावा वुड्स ने जो है वो 3 नई यूनिवर्सिटीज बनाने की सिफारिश की थी, एक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के अंदर। तो ये 3 यूनिवर्सिटियां बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा इसने वुड्स ने ये कहा था कि जो एजुकेशन इसको प्रमोट करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को सारे का सारा जो बर्डन है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए एजुकेट करने का, बल्कि उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह जो थे उनको भी इस टीचर के लिए इसने कहा था कि टीचर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बनाए जाएं, टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों को पढ़ाना किस तरह। और इसके अलावा इसने जो मशरकी उलूम थे, मशरकी ओरिएंटल एजुकेशन, मशरकी उलूम सिखाने के लिए इसने कहा कि वो भी यहाँ के लोगों को सिखाए जाएं, सिर्फ हम मगरबी तालीम जो है वो ना सिखाएं बल्कि मशरकी तालीम को भी प्रमोट किया जाए। ये इसकी मेन जो है वो रिकमेंडेशन थी। उसके बाद है विलियम हंटर कमीशन, और ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का ये फर्स्ट कमीशन है जो एजुकेशन के ऊपर बना था।
ये पेपर में इसी तरह सवाल आया था एक जो सबका पेपर में कि सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन के ऊपर पहला कमीशन कब बना था। ठीक है, तो ये है February 3, 1882। लॉर्ड रिपन जो कि उस वक्त यहाँ के शायद गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये कमीशन कायम किया था। चेयरमैन ऑफ कमीशन वाज विलियम हंटर। विलियम हंटर जो है वो इस कमीशन के चेयरमैन थे। ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन 1883। उसने 1883 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की। तो उसकी रिपोर्ट में जो कुछ सिफारिशात की गई थी विलियम हंटर कमीशन की तरफ से, वो आपके साथ जो आगे वो मैंने शेयर की हुई हैं। तो पहले नंबर पर है गवर्नमेंट शुड हैंड ओवर सेकेंडरी एजुकेशन टू प्राइवेट सेक्टर एंड फोकस जस्ट एट प्राइमरी एजुकेशन। गवर्नमेंट, इसने कहा था गवर्नमेंट जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दे और अपना फोकस जो है वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर रखे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल शुड बी मदर टंग एंड एट सेकेंडरी लेवल इंग्लिश। कि विलियम हंटर ने ये सजेस्ट किया था कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर हम बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम दें। ठीक है, ये देख लें, ये आज से कोई 150 साल पहले की बात उसने ये रिकमेंड की थी और ये अभी भी हमारे स्कूलों में इस पर उस तरह अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, इसने कहा था कि उन बच्चों को प्राइमरी तालीम जो है वो मादरी ज़बान में दी जाए और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो उनको इंग्लिश में दी जाए। उसके अलावा इसने कहा था कि वोकेशनल सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एजुकेशन। एससी मैंने लिखा है, एससी से मुराद है सेकेंडरी एजुकेशन के जो के लिए यूनिवर्सिटी ने एक कमीशन बनाया था, उसको कहते हैं हालांकि किसी तरफ से हमारी तरफ शो हो रही है। नहीं सर, मुझे भी आपकी स्क्रीन अब शो नहीं हो रही है, पहले शो हो रही थी। एक मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे थे हम। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो मसाइल वगैरह हैं, प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम थी उनको समझने के लिए ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था। और चूंकि इसकी जो प्रेसिडेंट इसके थे वो थे डॉक्टर माइकल सैडलर, ये वाइस चेयरमैन थे लीड यूनिवर्सिटी के, तो इनको इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था, तो इस हवाले से इसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसको कहते हैं, सैडलर कमीशन भी कहते हैं। और ये 1917 में ये कमीशन बना था, ये स्लाइड पे इसकी मैं शायद डेट मेंशन नहीं कर पाया। 1917 में ये कमीशन बना था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है पेश की थी 1919 के अंदर, 1917 से 1919 तक। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट जो है वो थे डॉक्टर माइकल सैडलर, उसके साथ उनके साथ जो है वो 2 इंडियन भी शामिल थे। 2 इंडियन मेंबर्स वर सैयद ज़ियाउद्दीन एंड सर एस्टोश मुखर्जी। इसने जो रिकमेंडेशन दी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के मसाइल को हल करने के लिए, वो है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट बोर्ड, तो सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के बोर्ड अलग कायम किए जाएँ। ठीक है, ये असल में उससे पहले जो है ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेकेंडरी एजुकेशन को भी देख रही थी, तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे बर्डन जो है वो कम करने के लिए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट की क्लासेस जो है उनको यूनिवर्सिटी के दायरा इख्तियार से अलग कर दिया जाए। उसके अलावा सेपरेट ऑफ इंटर क्लासेस फ्रॉम डिग्री क्लासेस के, इंटर क्लासेस को डिग्री क्लासेस से अलग किया जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स ग्रांटेड एडमिशन इन यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में ये सिफारिश की गई थी कि इंटर तक की क्लासेस जो होंगी वो स्कूल लेवल की क्लासेस होंगी, और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा वो इंटर के बाद मिलेगा। ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इंटर तक जो है वो यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं होगी क्लासेस, बल्कि वो सेकेंडरी बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड बनाए जाएंगे, उनके अंदर होगी क्लासेस। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बोर्ड आप ये कह लें बनाए जाएंगे। तो उसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल मदर टंग। इस कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सतहों पर जो दोनों जगह पे जो मादरी ज़बान है उसमें तालीम दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे इन्होंने एक और ये सिफारिश की थी कि एक ढाका के अंदर यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी, ताकि जो ढाका से मतलब स्टूडेंट का जो एक बर्डन बनता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो वो स्टूडेंट के बर्डन को कंट्रोल किया जा सके। पर्दा स्कूल शुड भी ओपन। इसके अलावा इन्होंने पर्दा स्कूल ओपन करने की बात की थी फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, और ये एजुकेशन को सब्जेक्ट के तौर पर बीए लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल पे मुतारिफ करवाने की रिकमेंडेशन भी इन्होंने दी थी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक है, ठीक है, जो कि पेपर में पूछा जा सकता है कि एजुकेशन को बतौर मजमून ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इंटर और बीए लेवल पे मुतारिफ करवाने की सिफारिश की गई थी इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में। इसके अलावा जो बीए है उसके लिए 3 साल बीए की जो है वो शर्त रखी गई थी कि इससे पहले जो 2 साल बीए होता है उसकी जगह पे 3 साल बीए स्टार्ट किया जाए। यहाँ तक तो थी वो जो हमने पहले पढ़ी हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वो इकदाम वगैरह किए गए थे कुछ। उसके बाद है जो मुस्लिम मूवमेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों को एजुकेट करने में अपना किरदार अदा किया। उसमें सबसे पहले नंबर पर है मदरसा देवबंद, ठीक है, 1866 में कायम हुआ। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान की, इसके बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते होंगे। इसके अलावा अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 में, नदवतुल उलमा 1894 में, और जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में। सबसे पहले हम मदरसा देवबंद को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इसकी इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना कासिम नानूतवी ऑन मई 13, 1866 इन मॉस्क छत्ता इन द टाउन ऑफ देवबंद। 30 मई 1866 को जो मौलाना कासिम नानूतवी साहब हैं उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, ये मदरसा देवबंद जो है। ही वाज स्टूडेंट ऑफ मौलवी ममलूक अली। ये कासिम नानूतवी के बारे में बताया गया, मौलाना कासिम नानूतवी के बारे में, कि वो मौलवी ममलूक अली के स्टूडेंट थे। एंड ही वाज ग्रेजुएट फ्रॉम शाह वलीउल्लाह स्कूल, जो कि शाह वलीउल्लाह स्कूल से पढ़े हुए थे। फर्स्ट हेड
जो मदरसा देवबंद के बनाए गए, और ये काफ़ी बार जो है पुराने पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि मदरसा देवबंद के पहले हेड कौन थे। तो पहले हेड जो है वो मौलाना याकूब नानूतवी थे, फर्स्ट स्टूडेंट मौलाना महमूद अल हसन। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मदरसा देवबंद का? रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, लोगों के अंदर एक जो मजहबी जज्बा है उसको फ़रोग देना। उसके बाद करिकुलम इनका है, करिकुलम में ये सियासत बार इंक्लूडेड इन दरस निज़ामी। ठीक है, 9 साल का दरस निज़ामी होता था इनके करिकुलम में, जिसमें सियासत को पढ़ाया जाता था। सर वो पिछला उस फिर से रिवाइज करिएगा, थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड जो है। जी सर। ठीक है, हाँ, इसमें ये बताया गया है कि जो मौलाना कासिम नानूतवी हैं उन्होंने देवबंद एक कस्बा इंडिया का देवबंद, वहाँ की एक छत्ता मस्जिद थी, वहाँ पे उन्होंने एक मदरसा कायम किया था मौलाना कासिम नानूतवी ने मई 30, 1866 को। ठीक है, इसकी जो हिस्ट्री है उसके जो मैंने कहीं पढ़ा था कि मौलाना कासिम नानूतवी कहते हैं कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उनको ख्वाब में ज़ियारत हुई थी, और नबी करीम ने उनको निशानात लगा के दिए थे कि ये मदरसा की बुनियादें जो हैं वो इन निशानात पर रखें। तो वो कहते हैं कि हमने उन निशानात पर ये मदरसा बनाया था। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट हेड थे मदरसा देवबंद के, ये मौलाना याकूब नानूतवी थे, और फर्स्ट स्टूडेंट मदरसा में जो रजिस्टर्ड हुए वो थे मौलाना महमूद अल हसन। इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था देवबंद का? इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, मजहबी जज्बा जो है लोगों के अंदर उसको बेदार करना। करिकुलम में इनका सियासत पर मुश्तमिल था, दरस निज़ामी पढ़ाते थे, दरस निज़ामी 9 साल का था, और उसमें हदीस की जो 6 किताबें हैं सियासत ये किताबें पढ़ाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशन जो कि मदरसा देवबंद के निगरानी में कायम हुए, उनमें एक मज़ाहिरुल उलूम था, ये सहारनपुर के अंदर एक मदरसा कायम किया गया। ठीक है, तो इसके अलावा मदरसा फैज़ आम, ठीक है, ये कानपुर में कायम किया गया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मदरसा था जिसका आगे भी रोल आएगा हमारे पास। इसके अलावा मदरसा अशरफिया ये मुरादाबाद में ये कायम किया गया था। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो आपने बहुत सी शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, 4-5 क्लास से हमारी सारी किताबों का हिस्सा होती है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? टू क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स के 1857 की जो इंडिपेंडेंस वार हुई थी उसमें अंग्रेज जो है वो ये समझते थे कि ये सारा का सारा मुसलमानों का किया जा रहा है। तो सर सैयद अहमद खान है किताबें वगैरह लिखी और कोशिश की ताकि जो अंग्रेज़ों का मुसलमानों के ऊपर गुस्सा है उसको कम किया जाए। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखा हुआ वो है टू क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ मुस्लिम, कि अंग्रेज़ों के सामने मुसलमानों की पोजीशन को क्लैरिफाई करना। इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन के जो मुसलमान हैं उनको जदीद तालीम की तरफ लेकर जाना। थर्ड नंबर पर है डेवलप ए साइंटिफिक आउटलुक, मुसलमानों के अंदर एक साइंटिफिक आउटलुक पैदा करना। ठीक है, और नंबर 4 है इत्तेहाद। इत्तेहाद होता है कि जो कुरान हदीस है उसको मद्देनजर रखते हुए जो जदीद मसाइल होते हैं उनका हल पेश करना। अलीगढ़ मूवमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो मैंने कुछ नोट की हैं और भी बहुत सी आप लोगों ने इधर बुक्स में पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले नंबर पर है साइंटिफिक सोसाइटी 1864। यहाँ पे कुछ जो है ना ये साथ लिखे हुए मैंने, तो कुछ बुक्स के अंदर इनमें थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है, लेकिन जो मैंने मोस्टली बुक है उनमें जो मुझे कॉमन लगे हैं उस हिसाब से मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अलीगढ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने का जो है ये आप डायरेक्ट अलीगढ़ की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। आप गूगल पे जाकर लिखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो आप पीडीएफ के अंदर मौजूद है। वहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सारी हिस्ट्री वगैरह दी गई है उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। द साइंटिफिक सोसाइटी 1864 मुरादाबाद में सर स्कूल कैम्प किया था सर सैयद अहमद खान ने 1859 में। इसके अलावा गाजीपुर में एक मदरसा कैम्प किया था 1862 में। ठीक है, एक कैम्प में हाई स्कूल अलीगढ़ में कैम्प किया गया था 27 मई 1875 में।
ये इसको 2 साल के बाद कॉलेज का दर्जा दिया गया था, और उसको जो इफ्तिताह किया कॉलेज का दर्जा दिया था वो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रेपन, उन्होंने दिया था। और ये इसकी एफिलिएशन थी जो अलीगढ़ कॉलेज है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। और ये कॉलेज जो है ये बाद में 1921 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसको आपने ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो डेट है ना 1920 और 21, ये आपने अलीगढ़ उनकी वेबसाइट जो है वहाँ से कंफर्म करनी है कि उनकी वेबसाइट पे ये 1920 लिखी हुई है या 1921 लिखी हुई है, ठीक है। वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर है अंजुमन हिमायत इस्लाम। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है ये खलीफा हमीदुद्दीन ने कायम की थी, वो इसके फाउंडर थे, ठीक है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट मुसलमानों की तंजीम थी, लाहौर में इसका मरकज़ था। उस वक्त जो बड़े बड़े नाम थे जिनमें ठीक है ये लिखे हुए नाम सर सैयद अहमद खान, नवाब मोहसिन अल मुल्क, शेख अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर वही हैं जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ जिनके मुनासिब थे, और उनके एक रिसाला ये पब्लिश करते थे। उस रिसाले का नाम था मुखजिन, जिसमें अल्लामा इकबाल की पहली नज़म जो है वो शाया हुई थी। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी थी जो शाया हुई थी? कोई बताएगा? अल्लामा इकबाल की पहली नज़म हिमालय थी सर, बाकी नज़म मेरी शाया हुई थी। कौन सी? हिमालय थी पहली नज़म इनकी जो बांगे दरा में शाया हुई थी। हाँ बांगे दरा में, ठीक है। वो इनके जो है वो रिसाला मुखजिन उसमें ये पहली बार शाया हुई थी। और ये बांगे दरा का दिबाचा भी इन्होंने लिखा था, शेख अब्दुल कादिर ने। और जो मुखजिन है वो लाहौर से उन्होंने 1901 में निकाला था, ये तरक्की पसंद के जरिए सर आया था। क्या चीज? मुखजिन रिसाला सर। अच्छा, उसके बाद है इसमें मौलाना नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नुमानी, ये सारे लोग जो है ये अंजुमन हिमायत इस्लाम के साथ वाबस्ता रहे हैं, ठीक है। ये इस्लामियत सर वाले अल्लामा इकबाल की जो पोएम का आप बता रहे हैं उसका नाम दोबारा रिपीट कर दें। हिमालय। हिमालय? हाँ, हिमालय पहाड़ है ना, हिमालय। जी 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 ठीक है। तो हिमालय ये हिमालय जो हिमालय सुल्फा जो है पहाड़ों को उनके ऊपर ये तरह की नज़म, ठीक है। और इकबाल की आखिरी नज़म जो है वो भी बात तो आ जाती है, पेपर वगैरह में पूछ जाती है, हजरत इंसान। इकबाल की जो आखिरी नज़म है ना हजरत इंसान है, वो 8 फरवरी 1938 में उन्होंने ना शाया हुई थी उनके वफात के बाद। हाँ ठीक है। अरमगाने हिजाज में ना वो शाया थी उनकी बुक थी अरमगाने हिजाज। उसमें यार मकान इजाज में जो 2-3 मशहूर नज़में है ना उनसे सवाल आ जाते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में भी, ठीक है। जनरल नॉलेज कोई सा भी उर्दू का भी होता है तो उसको भी थोड़ा सा देख लें। उसमें उर्दू में जरूर इसका सवाल है। हाँ, अरमगान इजाज जो है वो इकबाल की वो किताब है जो कि उर्दू में भी है, उसका कुछ हिस्सा, और ज़्यादातर हिस्सा वैसे फारसी में, कुछ हिस्सा उर्दू में भी है। उर्दू हिस्से के अंदर जो मशहूर नज़में बिल्कुल आधा उर्दू में आधा उर्दू हिस्से के अंदर जो मशहूर सर आखिरी का नाम बताइएगा, आखिरी नज़म का। मैं बताता हूँ। उर्दू हिस्से की जो मशहूर नज़में हैं अरमगान इजाज में, उसमें हजरत इंसान ये आखिरी नज़म है इकबाल की, ठीक है। सर ये लास्ट नज़म है जो अभी बताई है? हाँ ये लास्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नज़में हैं ना ये अरमगान इजाज की, उसमें एक तो है ये बुढ़े बलोच की नसीहत, बड़ी मशहूर नज़म इकबाल की है, और ये पुराने पेपर में अक्सर सवाल आया हुआ है, ठीक है। बुढ़े बलोच की नसीहत ये अरमगान इजाज में है, ठीक है। सवाल आमतौर पर यह पूछा जाता है कि बुढ़े बलोच की नसीहत इकबाल के किस मजमूआ कलाम में है, तो उसका जवाब होगा अरमगान इजाज। इस तरह एक और जो बड़ी मशहूर नज़म है वो है इबलीस की मजलिस शुरा। तो इबलीस की मजलिस शुरा जो इकबाल की नज़म है वो भी अरमगान इजाज में। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे अंजुमन हिमायत इस्लाम को, तो ये खलीफा हमीदुद्दीन इसके फाउंडर थे। इसके अलावा मुट्ठी आटा स्कीम, ये सेकंड नंबर पे जो पॉइंट लिखा हुआ ये है मुट्ठी आटा स्कीम,
ये एक स्कीम शुरू की थी चंदा इकट्ठा करने के लिए जमात इस्लाम ने। ठीक है, ये कह रहे थे कि जब औरतें जो घरों में शाम के वक्त आटा गूंदेगी तो आटा गूंदते वक्त वो एक मुट्ठी आटा जो है वो एक अलग साइड पे रख देंगी, एक अलग बर्तन बना लेंगी, और जब भी वो घर में आटा गूंदने लगेंगी तो एक मुट्ठी आटा जो है वो उस बर्तन में डालती जाएंगी। तो उसके बाद तंजीम का अंजुमन का एक आदमी जाएगा और वो सारे घरों से वो आटा इकट्ठा करके ले आएगा। तो इस तरह वो जो है वो अपनी तंजीम के जो है अखराजात वो चलाते थे। ठीक है, इसके हवाले से एक बड़ा वो मशहूर है, एक लतीफ़ा साहब बना हुआ है कि एक जलसे में जब इनसे चंदे का हिसाब मांगा गया था तो इन्होंने कहा था कि जो हिसाब मांगता है वो फिर हमें चंदा ही ना दे। ठीक है, लेकिन बहुत से जो है बड़े बड़े इदारे इन्होंने कायम किए। ये जो है ना इस्लामिया स्कूल या इस्लामिया कॉलेज, इस तरह के जो इदारे हैं वो मोस्टली इदारे अंजुमन हिमायत इस्लाम के अंडर बने हुए इदारे हैं। ठीक है, जिनमें एक इस्लामिया कॉलेज लाहौर है, 1892 में ये अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा एक ये मंथली मैगजीन पब्लिश करते थे, हिमायत इस्लाम मैगजीन, इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था 1886 के अंदर। खलीफा हमीदुद्दीन इसके फाउंडर थे और इसके हवाले से भी सबका पेपर में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। उसके बाद है नदवातुल उलमा। ठीक है, इन 1892 एन उलमा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मदरसा फैज़ आम कानपुर। 1892 में मदरसा फैज़ आम कानपुर में एक उलमा का इजलास हुआ था और उसमें उन्होंने ये सोचा था कि हमें एक नया मदरसा जो है वो कायम करने की जरूरत है। असल में ये समझते थे, जो ये उलमा थे ये समझते थे कि जो एक मदरसा देवबंद है उससे पहले तो मदरसा देवबंद जो है वो बड़ा ट्रेडिशनल या आउटडेटेड नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, पुरानी किस्म का नॉलेज दे रहा है, जबकि इसके मुकाबले में जो अलीगढ़ का इदारा है वो ज़्यादा जदीद नॉलेज दे रहा है, उनका ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे चला गया है। तो दोनों तरफ जो है ना, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा पुराना नॉलेज दे रहे हैं और एक तरफ जो है वो ज़्यादा जदीद नॉलेज दे रहे हैं इनके ख्याल से। ठीक है, इंग्लिश वगैरह पे ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए उन्होंने एक नया मदरसा सोचा कायम किया जाए जिसमें जो हमारी यहाँ की मतलब ना बहुत ज़्यादा आउटडेटेड नॉलेज हो लेकिन हिस्ट्री का नॉलेज भी हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक मदरसा और एक ऐसा इदारा जो मुसलमानों के दरमियान एक मजहबी आमांगी भी पैदा करे। ठीक है, तो इस हवाले से ये इजलास था उलमा का और ऐसे इन्होंने एक इदारा कायम करने का सोचा और वो इदारा जो है वो 1894 में लखनऊ में ये पहले नंबर पर कायम हुआ था, 94 में नदवतुल उलमा। और लेकिन इसमें बाकायदा क्लासेस का इजरा जो है वो 1898 में किया गया, 4 साल बाद। तो अगर ये पूछा जाए कि नदवतुल उलमा कायम कब हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1894। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि नदवतुल उलमा में क्लासेस का आगाज कब से हुआ तो वो उसका आंसर बनेगा 1898। ठीक है, और इसके जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे, पहले मुंतज़िम आला जो इसके थे इदारे के, वो थे मौलाना मोहम्मद अली मुगीरी, ये इसके पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, उसके बाद है इसकी रिफॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्म्स इन करिकुलम, के करिकुलम के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी। ठीक है, इसमें उनका यही था कि जो एक मदरसा देवबंद वाले पहले सिलेबस चला रहे हैं वो बड़ा आउटडेटेड सिलेबस है, तो हम उसको कुछ बेहतर करेंगे सिलेबस को। इसके अलावा दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस हारमोनी। जो मुसलमान हैं उनके अंदर एक जो तफरकाबाजी आ गई, उस तफरकाबाजी को कम किया जाए, फिरका परस्ती को कम किया जाए, नामांगी का माहौल पैदा किया जाए सारे फिरकों के दरमियान। करिकुलम में इनका इम्फिसिस ऑन तफसीरी हदीस की तफसीर पे जोर देते थे। इसके बाद अलावा इंग्लिश जो है वो इन्होंने कंपलसरी शामिल की थी और इसके अलावा जो अरबी है उसका सिर्फ मॉडर्न अरबी जो है वो सिलेबस में शामिल की थी। उसके बाद हमारे पास है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये मौलाना मोहम्मद अली, जो यहाँ पे गलती से जिना लिखा गया है ये स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पे होना चाहिए मौलाना मोहम्मद अली जो है, उन्होंने ये कायम किया था। इसकी इब्तिदा कुछ इस तरह हुई थी कि आप सबको पता है कि 1917 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब बरतानिया आए उसने तुर्की को अलग अलग करना शुरू किया, तुर्की को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना शुरू किया, तो यहाँ के लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चलाई
ठीक है। उस खिलाफत मूवमेंट के सिलसिले में जो मौलाना मोहम्मद अली जोहर हैं वो चले गए वहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ जाके किताब वगैरह करने की कोशिश की और तलबा को एक इस बात पर उकसाया कि अलीगढ़ में जो ब्रिटिश प्रोफेसर हैं या ब्रिटिश फैकल्टी मेंबर हैं बरतानिया से या अंग्रेज़ जो हैं कॉलेज के अंदर, उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। तो एक तरह से इन्होंने कॉलेज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। तो वहाँ की इंतज़ामिया ने एक मौलाना मोहम्मद अली जोहर को कॉलेज से निकाल दिया और इनका कॉलेज में दाखिला बंद कर दिया। उसके बाद जो मौलाना मोहम्मद अली जोहर हैं उन्होंने 1920 में ही अलीगढ़ कॉलेज के साथ ही अपना एक स्कूल ओपन कर लिया जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से, ठीक है। ये स्लाइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, एस्टेब्लिश जामिया मिलिया इस्लामिया नियर अलीगढ़ कॉलेज इन 1920, ठीक है। 1920 में इन्होंने ये अलीगढ़ में ओपन किया था स्कूल और बाद में 1925 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, एक तो खिलाफत मूवमेंट के नतीजे में ये बना था इदारा। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो है वो उन्होंने दो कौमी नज़रिया इसकी मुखालफों में उनका शुमार होता है, पोजिशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। इसके अलावा ये क्या है, उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो मदरसा है वहाँ पे जो बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती थी तो उर्दू मीडियम था सारा निज़ाम इनका। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स का बाइकआउट करने की बात की। खिलाफत जब नाकाम हो गई तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है सियासत उसमें शामिल हमें नहीं होना चाहिए। इनके करिकुलम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इससे सवालात वगैरह आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेज जो इनके करिकुलम की थी वो थी 5 से 7 साल के बच्चों के लिए, जिसमें उनको डिक्टेशन, काउंटिंग, अरेबिक कायदा और कुछ सूरतें कुरान की जो हैं वो तर्जुमे के साथ पढ़ाई जाती थी। सेकंड स्टेज थी 7 से 12 तक, इसमें कुरान मजीद नाजरा, उसका तर्जुमा, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री, कैलीग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। थर्ड स्टेज जो है वो थी 12 से 17 साल तक, और ये थर्ड स्टेज जो है ये हमारी मौजूदा ये कह लें कि ये इंटरमीडिएट लेवल के बराबर थी स्टेज इनकी। फोर्थ स्टेज जो है ये 3 साल का दौरानिया होता था, 3 ईयर ड्यूरेशन, और इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उनमें थी इस्लामियात, हिस्ट्री वाज कंपल्सरी, इस्लामियात और हिस्ट्री फोर्थ स्टेज में बच्चों को लाजमी पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा उनको किसी एक टॉपिक पे थीसिस लिखना होता था अपना फोर्थ स्टेज पे, ठीक है। और ये डिग्री जो है इनकी फोर्थ स्टेज की डिग्री ये इक्वलेंस टू मास्टर लेवल बट कंसिडर्ड बीए इन अदर कंट्रीज, कि ये हमारे मुल्क में बड़े सगीर में तो इसको एमए के बराबर तस्लीम किया जाता था, लेकिन बाकी ममालिक में इसको ग्रेजुएशन के इक्वल काउंट किया जाता था। और फिफ्थ स्टेज पे था कोई थीसिस लिखना होता था, फिर जो पब्लिश करवाना होता था, और इसकी इक्वल है ये इसको पीएचडी के इक्वल तस्लीम किया जाता था। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक पर्सनैलिटी है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। एक तो मौजूदा डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो कि ये मलेशिया में शायद आजकल होते हैं या इंडोनेशिया में होते हैं, इंडियन थे जो हैं, ठीक है। ये वो नहीं है, जो एक पुराना डॉक्टर जाकिर हुसैन है। उन्होंने उस वक्त, ठीक है, पीएचडी की थी इकोनॉमिक्स के अंदर जर्मनी से। जामिया मिलिया इस्लामिया में जब 1925 में जामिया मिलिया इस्लामिया को शिफ्ट किया गया अलीगढ़ से दिल्ली में, तो उसके बाद ये उसके प्रिंसिपल बने थे। वाइस चांसलर रहे जी आलमगीर यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, 1948 से 1956 तक। रिप्रेजेंट इंडिया इन यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में ये इंडिया के सफ़ीर रहे। उसके बाद 1962 में इनको इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया था और वाइस प्रेसिडेंट, और 67 में ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। एक जो गांधी का नज़रिया है बेसिक एजुकेशन का, ठीक है, गांधी की एक थ्योरी है पूरी एजुकेशन के ऊपर, तो वो थ्योरी सर जो है ये वो असल मौलाना में मोहम्मद अली जौहर के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का है प्रिंसिपल बनना। क्या मतलब पहले तो फाउंडर तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है ना इसके, फाउंडर वो है और जो है फिर ना उसके जामिया बाद मिलिया प्रिंसिपल इस्लामिया बन गए, फिर वो डॉक्टर प्रिंसिपल जाकिर जो बने हुसैन थे। ये 1926 में प्रिंसिपल बने ना। स्कूल तो वो बन गया था, जो इदारा बना था मदरसा, वो तो 1920 में बना, हाँ जी, तब तक ठीक फिर है। वही थे मौलाना मोहम्मद अली, उसके हाँ, बाद ये जब, ठीक है ठीक है। उसके बाद ये बन गया, ठीक है।
तो ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। बेसिक एजुकेशन का गांधी का नजरिया जो है वो उसके पीछे कहते हैं कि असल जो काम था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। तो आज हम इसको यहाँ तक पढ़ेंगे, दूसरा लेक्चर जो है वो मिस जो है वो स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ तक जो है नोट्स मैंने ये सारी स्लाइड जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी हैं, जो कल पढ़ेंगे वो भी और आज वाले भी सारी तकरीबन। तो कोई क्वेश्चन जो है तो वो आप पूछ सकते हैं, या ग्रुप में किसी स्लाइड से कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में उसके हवाले से पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताया कि हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था, हाँ अनएबल टू गेट दैट, इसलिए काइंडली या तो उसका लिंक शेयर कर दें कब हुआ था, क्योंकि 2 दिन तो वो